आइए बच्चों, आपका हमारे विद्यालय में फिर से स्वागत है। और आज हम मनुष्य में परिसंचरण तंत्र के बारे में जानेंगे। मनुष्य के शरीर में परिसंचरण तंत्र के मुख्य 3 भाग या 3 अंग होते हैं। पहला है हृदय, जो रक्त का पंपिंग करता है। दूसरा शिरा और धमनी। शिरा में हमारे शरीर के जो ऑक्सीजन रहित जो रक्त होते हैं, या आप एक तरीके से कहें अशुद्ध रक्त, वो इन शिराओं की मदद से हमारे हृदय तक आता है और बाद में फेफड़े में शुद्ध होकर यानी ऑक्सीजन मिलने के बाद यह धमनी के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है। ये लाल रंग की जो आप नलिका देख रहे हैं ये धमनी है, और जो आपको काले रंग की दिख रही है ये शिराएं हैं। काले रंग से आप समझ जाइए इसमें अशुद्ध रक्त है, और लाल रंग मतलब शुद्ध रक्त है। और तीसरा भाग इसका रक्त होता है। ठीक है, तो परिसंचरण तंत्र के मुख्य अंग हो गए हृदय, शिरा और धमनी और रक्त। और इसमें एक सहायक अंग के रूप में फेफड़ा कार्य करता है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम परिसंचरण तंत्र के बारे में विस्तार से जानते हैं। आइए सबसे पहले हम हृदय की संरचना और हृदय के कार्य के बारे में जानते हैं। ये हृदय जो है गुलाबी रंग का त्रिकोणाकार पेशीय संरचना है। यह लगभग हमारे बंद मुट्ठी के बराबर होता है और हमारी वक्ष गुहा के बाईं ओर स्थित होता है। इसमें 4 कक्ष पाए जाते हैं, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय। और इनमें कक्षों के बीच जो है विभाजन की एक दीवार होती है, जो कि पेशीय विभाजन की दीवार होती है। और सारे जो चैम्बर हैं यानी कक्ष हैं आपस में वाल्व के द्वारा जुड़े होते हैं। जब हृदय में संकुचन होता है या हृदय का फैलाव होता है, तो यही फैलाव और संकुचन जो है धक धक की आवाज़ के साथ होता है। जब इसमें संकुचन होता है तो रक्त हृदय से शरीर की तरफ जाता है, और जब इसमें फैलाव होता है तो रक्त शरीर से हृदय में आता है। तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का प्रयोग रक्त से भोजन के अपघटन के लिए इस्तेमाल होता है, तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक हो जाती है, तब हमारा रक्त अशुद्ध हो जाता है। और इस अशुद्ध रक्त को शिरा के द्वारा हृदय में पहुंचाया जाता है। तो शिरा के द्वारा यह रक्त दाएं आलिंद में आता है, और जब यहाँ दाब बढ़ता है तो ये वाल्व खुल जाता है और यहाँ से रक्त सीधे दाएं निलय में पहुँचता है। जब दाएं निलय में ये रक्त बढ़ जाता है तो फिर से यहाँ का वाल्व खुलता है, और इसके बाद रक्त जो है वो फुफ्फुस शिरा कहते हैं, यानी कि पल्मोनरी जो फेफड़े से जो जुड़ा हुआ शिरा है उसके द्वारा ये फेफड़े में पहुंचता है, और फेफड़े में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करा दिया जाता है और ऑक्सीजन उसमें मिल जाता है, जिससे फिर से हमारे रक्त का रंग जो है लाल हो जाता है और रक्त शुद्ध हो जाता है। फिर वो फुफ्फुस शिरा के सहारे हमारे हृदय में आता है बाएं आलिंद में। जब ये बाएं आलिंद में आता है तो यहाँ भी दाब बढ़ जाने के कारण ये वाल्व खुल जाता है और रक्त हमारे बाएं निलय में आता है। जब बाएं निलय में पुनः रक्त भर जाता है तो हृदय के संकुचन के कारण ये वाल्व खुल जाता है, और उसके बाद धमनी के सहारे ये शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। अब आइए रुधिर वाहिनियों के बारे में जानते हैं। जैसे यहाँ हमने आपको दिखाया था शिरा और धमनी। तो शिरा जो है ये नीली रंग की आपके त्वचा के नीचे ही दिखाई देती है, ये बिल्कुल ऊपरी भाग में होती है, और इसमें अशुद्ध रक्त जो है शरीर के विभिन्न भागों से आकर हृदय में लाया जाता है, और इसकी दीवार बहुत पतली होती है और ये कम लचीली होती है, और इसमें बहुत कम दाब के साथ रक्त बहता है। ठीक है, और धमनी जो है ये थोड़ी मोटी दीवार वाली होती है
और ये लचीली होती है और ये गहराई में, त्वचा से बहुत अधिक अंदर गहराई में होती है और इसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से लेकर शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। बच्चों, इनमें थोड़ी बहुत केशिकाएं भी होती है, जैसे कि ये आप पतली पतली केशिकाओं में बदले हुए देख रहे हैं। तो इन केशिकाओं के द्वारा कोशिका से और उत्तक से मतलब रक्त का आदान प्रदान होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपने रक्त वाहिनियों के बारे में जानकारी ली। अब आइए रक्त के बारे में बताते हैं। अब मनुष्य में जो रक्त पाया जाता है वो दो भाग उसके होते हैं, एक रुधिर कणिका और प्लाज्मा। यहाँ आप देखिए इस चित्र में, जो कि ये सूक्ष्मदर्शी से दिखाया गया है, इसमें मनुष्य के रक्त की कणिकाओं को दिखाया गया है। इसमें देखिए ये जो आपको कहीं कहीं कणों की तरह दिखाई दे रहे हैं, ये रुधिर कणिकाएं हैं और बीच में जो आपको ये लिक्विड की तरह दिख रहा है ये प्लाज्मा में है। ठीक है, तो ये इन कणिकाओं की भी आप संरचना अलग अलग तरीके की देख रहे हैं। तो ये भी कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहली है लाल रुधिर कणिकाएं, इसको हम हीमोग्लोबिन भी कहते हैं और ये आकार जो है उतला अवतल होता है, यानी किनारे पर ये उभरा हुआ और बीच में दोनों तरफ से चपटे होते हैं। ये लाल रंग की होती है और ये कम से कम 100 से 120 दिन तक ये कोशिकाएं जीवित रहती हैं। ठीक है, और ये जो है इनका निर्माण मनुष्य के शरीर में अस्थियों की जो अस्थि मज्जा होती है वहाँ होता है और भ्रूण में ये कणिकाएं यकृत और प्लीहा में बनती हैं। ठीक है बच्चों, रक्त का लाल रंग इन्हीं कणिकाओं के द्वारा लाल दिखता है। तो इनका काम क्या है कि ये शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का जो है कोशिकाओं तक आदान प्रदान ये रक्त के द्वारा करती हैं और इन्हीं कणिकाओं के द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से बंध बनाकर उनका परिवहन करती हैं। अब दूसरी संरचना आपको श्वेत रक्त कणिकाएं हैं। ये श्वेत रक्त कणिकाएं जो हैं लाल रक्त कणिकाओं की अपेक्षा बड़ी और केंद्रक युक्त होती हैं और ये अमीबा के समान भी ये अनियमित आकार की होती हैं। ये लेंस उत्तल लेंस की तरह नहीं होती हैं और इनमें रंग नहीं होता है, इसलिए ये रंगहीन होती हैं और इनका निर्माण प्लीहा में होता है और इनका जीवन काल जो है वो 1 से 4 दिन तक का होता है और ये भी कई प्रकार के होते हैं, एक जैसी नहीं होती। इनका कार्य होता है रोगाणु या परजीवियों से हमारे शरीर की रक्षा करना। जब भी रोगाणु या कोई परजीवी हमारे शरीर को प्रभावित करता है तो ये श्वेत रक्त कणिकाएं जो हैं बहुत अधिक संख्या में वृद्धि करने लगती हैं और प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं, जिससे शरीर में रोग उत्पन्न ना हो। और ये श्वेत रक्त कणिकाएं शरीर में अशक्त और टूटी हुई कोशिकाओं का भक्षण करके रुधिर की सफाई भी करती हैं। अब आइए रक्त प्लेटलेट्स के बारे में जान लेते हैं। इनका आकार द्वितलीय होता है, यानी कि बाइकॉन्वेक्स होते हैं ये, और ये जो है अपने रक्त हमारे शरीर में रक्त में थक्का बनाने में ये मदद करते हैं। ये 2 से 4 लाख के बीच इनकी संख्या होती है और ये 8 से 10 दिन तक जीवित रहते हैं। ठीक है बच्चों, इसके निर्माण के कारण हमारे शरीर से रक्त का बहना रुक जाता है, बहाव रुक जाता है और मनुष्य की जीवन रक्षा की संभावना बढ़ जाती है। अब आइए हम रक्त की प्लाज्मा के बारे में जानें। तो ये हल्का पीला, साफ, चिपचिपा तथा पारदर्शी तरल पदार्थ होता है और यह रुधिर का लगभग 55 से 60% तक होता है और इसमें 90% जल और 10% अकार्बनिक या कार्बनिक पदार्थ होते हैं। अकार्बनिक क्षारीय लवणों के कारण रुधिर प्लाज्मा क्षारीय होता है और इन कार्बनिक पदार्थ में प्रोटीन, ग्लूकोज, वसा, अम्ल और हार्मोन इसमें विद्यमान होते हैं। तो आपने जाना कि रुधिर का जो लाल रंग का बहता हुआ तरल पदार्थ दिखाई देता है उसमें भी कोशिकाएं होती हैं, अतः ये
एक तरल संयोजी ऊतक है जो विभिन्न प्रकार के पदार्थों का पूरे शरीर में परिवहन करता है। बच्चों, जंतुओं की तरह पौधों में भी परिवहन के लिए परिसंचरण तंत्र होता है और इसमें आइए हम उसके बारे में भी जानें कि ये क्या होता है। जैसे हम पौधों में पानी डालते हैं, पानी नहीं डालते हैं तो आप देखते हैं पौधे मुरझा जाते हैं, यानी उन्हें पानी की ज़रूरत होती है। लेकिन पानी तो आप मिट्टी में डालते हैं, फिर ये पौधों में कैसे हरियाली ला देते हैं, है ना। तो आइए जानते हैं ये पानी कैसे पहुंचता है पौधों के विभिन्न भागों में। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आपने जाना है, जिसमें पत्तियां जो है पौधों के लिए भोजन बनाते हैं और वो भोजन भी पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचता है। यानी इन पौधों में जल भी पहुंचाने का कोई ना कोई साधन होगा और भोजन को भी पहुंचाने का कोई ना कोई साधन होगा। तो इस तरीके से हम ये जान सकते हैं कि पौधों में जड़ों से लेकर पत्तियों तक वाहिनियों का एक तंत्र होता है जो 2 प्रकार के जटिल ऊतकों के बने हैं। पहला है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। जाइलम जो है वो जड़ों के द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवणों को घोल के रूप में तनों से होते हुए पत्तियों तक पहुंचाते हैं, और जो पत्तियों में निर्मित भोजन होता है वो फ्लोएम के द्वारा घोल के रूप में पौधों के समस्त भागों में पहुंचाया जाता है। यहाँ आप ध्यान से देखिए, ये फ्लोएम वाहिनी है और मिट्टी के ये सारे कण हैं जहाँ ये जड़ का मूल रोम है, और ये जाइलम वाहिनी है। जाइलम से जल जा रहा है और फ्लोएम से फूड आ रहा है, ठीक है। एफ से फ्लोएम और जैसे जल और जाइलम, ऐसे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। दोनों इसके वाहिनियों के नाम आप याद रखेंगे, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपने पौधों में भी जाना कि परिवहन तंत्र होते हैं। तो बच्चों, आपने मनुष्य और पौधों में परिवहन तंत्र को जाना। अगले वीडियो में हम रक्त के वर्ग के बारे में जानेंगे, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है ये जानेंगे। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।